जय हिंद। आज हम लोग फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे, वाष्पीकरण, इवैपोरेशन। उसके बारे में जो स्टीफन द्वारा दी गई सिद्धांत है उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानेंगे जो प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इवैपोरेशन क्या है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पर इवैपोरेशन से संबंधित, यानी कि वाष्पीकरण हम लोग किसे कहते हैं और वाष्पीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है और ये किस तरह से कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्टीफन बोल्ट्जमैन ने जो इवैपोरेशन के बारे में अपना जो सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं उनके अनुसार वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो होती है वो किस तरह से कार्य करती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को हम लोग देखेंगे तो वाष्पीकरण समझ में आ जाएगा वास्तव में कि वाष्पीकरण है क्या और वाष्पीकरण में कौन कौन सी चीज़ें लॉस होती है और यह प्रोसेस किस तरह से चलता है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले वाष्पीकरण क्या है। एक क्रिया है वाष्पीकरण, इवैपोरेशन क्या है, एक क्रिया है जिसमें जल और हीट यानी कि वाटर और जल और हीट यानी कि जल और ताप का क्या होता है, लॉस होता है। अब ये लॉस, ये प्रक्रिया में क्या होते हैं, वाष्पीकरण में मुख्य रूप से वाष्पीकरण वैसे प्रक्रिया को कहते हैं जहाँ से ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। और वो ऊर्जा किस रूप में उत्सर्जित होते हैं, तो हीट के रूप में, हीट के रूप में उत्सर्जित होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ ऐसे उदाहरण जिससे हम लोग वाष्पीकरण को समझ सके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कुत्ता जो है हाँफता है। देखते हैं कि जब ज़्यादा गर्मी हो जाएगा वातावरण में तो कुत्ता हाँफने लगता है और हाँफता है तो वह क्या करता है, मुख्य उसके हाँफने का मुख्य कारण है कि कुत्ता जीभ से जब स्लेवा गिराता है और जीभ पे जब पानी चूता रहता है, गिराता है और हाँफता है तो उससे क्या होता है, वहाँ से इवैपोरेशन होता है, वाष्पीकरण की क्रिया होती है। फलस्वरूप वह अपने टेम्परेचर को लॉस करता है, उसका तापमान यानी कि शरीर में ठंडक मिलती है। इसी कारण से कुत्ता थोड़ा सा भी गर्मी पाकर हाँफने लगता है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं कि शरीर से पसीना का आना। शरीर से पसीना का आना क्या है कि शरीर को हमारे ठंडक प्रदान करती है। जब वाष्पीकरण होता है, शरीर से जब पसीना निकलते हैं तो वाष्पीकरण होते हैं, वाष्प का उत्सर्जन होता है और उत्सर्जन होता है तो फलस्वरूप क्या होगा, हमारा शरीर ठंडा हो जाता है। तो तापमान जब वातावरण के बढ़ जाते हैं, इवैपोरेशन होने लगता है, वाष्पीकरण होने लगता है तो पसीना आता है और पसीना आने के बाद क्या होगा, वह शरीर को ठंडक मिलने लगता है। आगे हम लोग इसी तरह से देखते हैं एक और उदाहरण वाष्पीकरण के, मिट्टी का घड़ा। इसमें वाष्पीकरण बहुत अच्छा से होता है। वाष्पीकरण जब हम लोग देखते हैं कि घड़ा में जो घड़ा के चारों तरफ होते हैं तो मिट्टी का बना होता है। इसमें कैपिलरी, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे केशिकत्व के बारे में जिसमें कैपिलरी एक्शन के द्वारा ये क्या हो रहे थे, घड़ा की पानी जो था वह ठंडा हो रहा था। तो यहाँ यही क्रिया जो महीन छिद्र होते हैं घड़ा के अंदर जिसको हम लोग कैपिलरी कहते हैं, इससे क्या होते हैं, ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। तो जब बाहर का तापमान अधिक होता है तो ये पानी वाष्पोत्सर्जित होते हैं, वाष्प बन के ऊपर की ओर उड़ते हैं। तो इस घड़े के जो सतह, अंदर के सतह होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, पानी का कूलिंग सिस्टम कार्य करने लगता है, यानी कि पानी ठंडा हो जाता है। वाष्पीकरण, वाष्प निकलते हैं ऊपर और इस जगह पे ये सतह जो अंदर के होते हैं वहाँ पे वो घड़ा के अंदर जो पानी होता है वह क्या होता है, ठंडा रहता है। अब बहुत ज़्यादा जब ये कैपिलरी यहाँ काम करने लगती है केशिकत्व, तो पानी तेज़ी से उत्सर्जित हो जाएंगे, वाष्प बन के उड़ जाएंगे घड़ा से। अगर ज़्यादा ये कार्य करने लगेंगे, वाष्प उत्सर्जन करने लगेंगे तो पानी ही उड़ जाएगा। इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं
कि घड़ा के चारों तरफ लाल कपड़ा या जो सूती का कॉटन का कपड़ा होता है उसको क्या करते हैं, लपेट देते हैं घड़ा के चारों तरफ। इससे क्या होता है कि यहाँ घड़ा के जो सुपरफिशियल लेयर पर, बाहरी सतह पर जो क्या होते हैं कैपिलरियाँ होती है वो बंद हो जाते हैं या कम से कम उत्सर्जन करती है, जिसके कारण से और ज़्यादा इसके अंदर ठंडा हो जाता है पानी। तो कैपिलरी एक्शन के कारण और ये वाष्प उत्सर्जन के कारण क्या होता है, घड़ा के अंदर जो पानियाँ होती हैं वो शांत ठंडा हो जाती है। अब हम लोग आगे एक और उदाहरण देखते हैं। समुद्र, नदी, तालाब या पोखर में भी बहुत सारी पानियाँ होती है और इस पानी में जब ताप सूर्य के से गर्मी मिलता है तो ये पानी गर्म होकर वाइब्रेट करने लगते हैं, वाष्प उत्सर्जित करने लगते हैं और वाष्प का उत्सर्जन होता है। तो जब वाष्प का उत्सर्जन होता है तो ये इसमें क्या करते हैं, दो चीज़ का लॉसिंग करते हैं। एक तो जल पानी का लॉस होगा, दूसरा हीट का। तो वाष्पीकरण की जहाँ भी क्रिया होगा, जहाँ भी वाष्पीकरण होंगे तो निश्चित रूप से वहाँ क्या होगा, उसके पानी की मात्रा क्या होगा, लॉस करेगा और ऊष्मा का उत्सर्जन करेगा। ऊष्मा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा, यानी कि ऊर्जा का भी ह्रास होगा। ये दो चीज़ें देखने को मिलता है वाष्पीकरण में। अब जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है उत्सर्जन से वाष्पीकरण से संबंधित, अब हम लोग विशेष जो है जो स्टीफन वोल्ट महोदय के द्वारा दिया गया सिद्धांत है उस सिद्धांत के बारे में हम लोग देखेंगे कि उन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया है। तो सबसे पहले जो स्टीफन महोदय का सिद्धांत है उसमें उन्होंने यह बताया है कि उत्सर्जन जो एनर्जी का और ताप का, ऊष्मा का जो है क्या होता है, उत्सर्जन जब होगा तो जितना उत्सर्जन होगा उतना ही ताप क्या होंगे, यहाँ जितना ताप होगा उतना ही ज़्यादा उसके 4 गुणज में क्या होंगे, ऊष्मा का उत्सर्जन होंगे। तो इन्होंने बताया कि ये उत्सर्जन जो है ऊष्मा का उत्सर्जन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि ताप के अनुरूप ही वह क्या करेंगे, ऊष्मा का उत्सर्जन करेंगे। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा क्या होंगे, ऊष्मा का उत्सर्जन करेंगे। उन्होंने यही मुख्य रूप से सिद्धांत में प्रस्तुत किया। अब उनके सिद्धांत को हम लोग देखते हैं कि उन्होंने इस दो चीज़ बताई अपने वाष्पीकरण सिद्धांत में, इवेपोरेशन में उन्होंने दो चीज़ बताया है। सबसे पहला एक चीज़ बताया है कि इंथैल्पी। इंथैल्पी में हम लोग इंथैल्पी को H से डिनोट करते हैं। इंथैल्पी क्या है, तो इंथैल्पी मुख्य रूप से जो है ऊष्मा का जो ग्रहण होता है, ऊष्मा को हम लोग जो एक्सेप्ट करता है कोई चीज़, ऊष्मा ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है और ऊष्मा को ऑब्जर्व करने की जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग इंथैल्पी कहते हैं, जिसको हम लोग H से डिनोट करते हैं। तो इंथैल्पी यह क्या है कि ऊष्मा को ग्रहण करना, यानी कि ऊष्मा किसी चीज़ से हम लोग, जैसे मान लीजिए कि ऊष्मा को हम लोग ग्रहण कैसे करेंगे या ताप को कैसे बढ़ाएंगे, तो मुख्य रूप से जब हम लोग किसी बर्नर के द्वारा किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसमें वह हीट आ जाता है, ऊष्मा आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर ऊष्मा को बढ़ाना है तो सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि ब्लैक चीज़, काला जो होता है पेंट करते हैं, कलई जिसको कहते हैं, कलई करने से क्या होती है, ऊष्मा अधिक एक्सेप्ट करने लगता है। कोई भी बर्तन पॉट जो देखते हैं, कुकर हो या कढ़ाई हो या जो जहाँ पे नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं उसमें भी ये क्या होता है कि पेंट किया हुआ रहता है ब्लैक से। तो इसका मुख्य कारण है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर को, हीट को ऑब्जर्व कर सके। और दूसरा है कि उसके जो निचले भाग होते हैं जहाँ से ऊष्मा हम लोग देते हैं वो भाग खुरदरा होता है, जैसे कढ़ाई है
या तवा है उसमें उसका जो नीचे का भाग होता है खुरदरा होता है, तो वो क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर को एक्सेप्ट करता है, ऊष्मा को ग्रहण करता है। तो जहाँ ऊष्मा को हम लोग ग्रहण करते हैं, उन्होंने यही बताया स्टीफन महोदय ने कि एंथैल्पी में क्या होता है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि एंथैल्पी कौन सी प्रक्रिया है वाष्पीकरण का। तो एंथैल्पी में क्या होते हैं, ऊष्मा को ग्रहण किया जाता है। जो ऊष्मा ग्रहण करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंथैल्पी कहते हैं। और जितना ज़्यादा नीचे का भाग जहाँ से ऊष्मा प्रवेश करती है वो खुरदरा होगी, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसमें हीट ऑब्जर्व होगा। तो ये दो चीज़ करके एंथैल्पी को हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ऑब्जर्वेशन को बढ़ा सकते हैं। अब है इंट्रोपी को हम लोग क्या कहते हैं, एस कहते हैं, एस से डिनोट करते हैं। और ये इंट्रोपी जो है, इंट्रोपी जो है क्या है, ऊष्मा हानि है। मतलब जो ताप का लॉसिंग, ताप को हम लोग जो ह्रास होता है उसी को हम लोग ऊष्मा हानि कहते हैं। तो इसमें क्या है कि हीट लॉस करने की प्रक्रिया है। तो हीट लॉस कैसे होगा, तो जब किसी ताप को हम लोग जैसे मान लीजिए कि बोतल में पानी रखे हुए हैं और पानी गर्म है, उसको जल्दी से ठंडा करना है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हिलाते हैं, ऊपर गति उसमें देते हैं, तो वो क्या होता है, हिलता है। पानी ऊपर नीचे जब करते हैं तो जल्दी से ठंडा हो जाता है। जबकि सामान्य बोतल में हम अगर रखे हुए हैं तो क्या होगा कि वह जल्दी से ठंडा नहीं होगा। यानी कि किसी भी रैंडमली, मतलब उसमें किसी भी ऊष्मा को अगर लॉस करना है तो उसमें अगर हम गति दे देंगे, गति होने लगेगा, रैंडमली गति होगा उसमें, या पानी है जिक-जाक उसको किए हिलाए ऊपर नीचे, तो वह क्या होगा, ऊष्मा का जल्दी से ह्रास कर देगा, लॉस हो जाएगा। इसी को हम लोग इंट्रोपी कहते हैं। इंट्रोपी ये स्टीफन महोदय के द्वारा बताया गया कि जब रैंडमली लॉस होता है ऊष्मा का। अब दूसरा है कि सबसे ज़्यादा जो ऊष्मा का लॉसिंग होता है वो होता है गैस में, क्योंकि ठोस, द्रव और गैस जो हैं, तो सबसे ज़्यादा गैस में होता है लॉस। इसका मुख्य कारण है कि गैस के अणु काफ़ी विरल होते हैं, अलग अलग होते हैं, और गैस में गति भी अधिक होती है। इस कारण से क्या होता है कि यहाँ हीट लॉस ज़्यादा होता है। और उससे कम हीट लॉस कौन करते हैं, लिक्विड करते हैं, क्योंकि इनके अणु गैस की तुलना में सघन होते हैं और ये फ्रीली मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। इसी फ्रीली मूवमेंट करते हैं लेकिन गैस की तुलना में कम करते हैं, इसलिए इनके तुलना में लिक्विड में लॉसिंग जो होता है कम होता है, ऊष्मा का हानि कम होता है। और सबसे ज़्यादा ऊष्मा का जो कम लॉसिंग होता है वो सॉलिड में होता है, क्योंकि इसके अणु काफ़ी सघन होते हैं और इसमें मूवमेंट कम होता है, गति कम होता है। इस कारण से क्या होता है कि ये ऊष्मा का हानि कम कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ये बोतल है और इसमें गर्म पानी है और इसको हमको जल्दी से ठंडा करना है, तो जब हम इसे रैंडमली मूव कराएंगे तो ये जल्दी से क्या हो जाएंगे, ऊष्मा का लॉस कर देंगे, ऊष्मा को लॉस कर देंगे। इसी को हम लोग इंडोट्रोपी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इंडोट्रोपी कहते हैं, यानी कि ऊष्मा का हानि। अब हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं मुख्य रूप से कि जो स्टीफन महोदय ने अपना ये सिद्धांत दिया वाष्पीकरण का, तो उसमें उन्होंने मुख्य रूप से एंथैल्पी, मतलब ये ऊष्मा ग्रहण करने की प्रक्रिया को बताया और ऊष्मा ह्रास की प्रक्रिया को बताया। उन्होंने यही मुख्य रूप से दो अपने सिद्धांत में ये प्रस्तुत किए और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं एंथैल्पी से, इंडोट्रोपी से। और जो प्रश्न पूछे जाते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ेंगे। और आज मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आप सभी को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।